Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका एक बार फिर पहला कदम के एक नए पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं देश के दिल मध्य प्रदेश में। और जैसे कि मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं कि यहाँ का बॉम्बे या मुंबई इंदौर है और हम इंदौर शहर में हैं। इंदौर के युवा पीढ़ी के साथ हैं यहाँ के SRGP गुजराती प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में। और हमारे साथ जो छात्र हैं यहाँ पे ये BCA, MCA, BBA और MBA के हैं, यानी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं और इनकी तैयारी है जल्द ही अपने प्रोफेशन की शुरुआत करने की। तो हम बात ये करेंगे कि अपनी प्रोफेशनल दौर में जब ये अपनी नौकरी शुरू करेंगे, कामकाज शुरू करेंगे, तो किस तरह से अपने भविष्य की प्लानिंग करेंगे ताकि इनका जो भी प्रोफेशन है वो पूरी तरह से पर्सनली रिवॉर्डिंग हो और ये अपने सारे गोल्स अचीव कर सके, वो सपने जो लेकर हम किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इनकी मदद करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा, जिनसे हमारे दर्शक परिचित है पूरी तरह से, और साथ ही चिराग बडाला NCDX के कमोडिटीज पे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हर्ष आपके साथ। सबसे पहले चूंकि ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में है सारे स्टूडेंट्स, जब ये अगले साल, 2 साल, 3 साल के बाद अपने प्रोफेशंस में जाएंगे, जाहिर है कि हम सभी प्रोफेशनल होने के नाते ये जानते हैं कि पहले के दौर में जो सरकारी नौकरी ज्यादातर थी या PSUs थे, उसके मुकाबले में आपको ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में काफी उतार चढ़ाव, रोलर कोस्टर झेलना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि पहले दिन से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, पहले दिन से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए? प्रदीप, आपने सही चीज कही कि आज हम बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज की। प्रोफेशनल कोर्सेज करने का मकसद ये है कि कल जाके हम एक अपने लिए अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। अच्छा करियर जब हम बनाना चाहते हैं, उसका बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हमें अच्छी नौकरी मिले, हमें जो स्टार्टिंग सैलरी है या स्टार्टिंग पे है वो हमें अच्छा मिले। जब आपको अच्छा पे मिलता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास जब आप शुरू करते हैं आपकी लायबिलिटीज नहीं होती, आपके डिपेंडेंस कम होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं। तो यही एक दौर है जब आपके पास काफी पैसे आपके हाथ में बचते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है जब हम इंटरैक्ट करते हैं, जो न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ जब हम इंटरैक्ट करते हैं, एक जनरल एटीट्यूड होता है कि मैं तो अभी काम करना शुरू किया है, मैंने अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, अभी मैं खर्चा करना चाहता हूं, मैंने काफी चीजें जो आज तक माँ बाप पे डिपेंडेंट था वो आज खर्चे मैं खुद करना चाहता हूं। तो सारे पैसे जो हैं वो खर्चे में की एक स्कीम बना लेते हैं। और दूसरा एक इशू रहता है कि हम लॉन्ग टर्म की सेविंग्स अभी से क्यों सोचें। हम तो समझ लीजिए 25 साल के हैं, 28 साल के हैं, हम 50-60 साल की उम्र के बारे में अभी से क्यों सोचें। तो ये जो दो चीजें हैं वो एक्चुअली आप देखें तो एक बहुत ही डेट्रीमेंटल इशू है। हम बात करते हैं कि जब आपकी पहली सैलरी मिलती है आपको, आपका टैक्स उस समय डिडक्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है आपका टैक्स डिडक्ट होना। आपकी जो सैलरी हाथ में आती है आप उससे अपना खर्चा मैनेज करते हैं। क्यों ना आप ये भी सोचें कि जैसे मेरा TDS कट रहा है वैसे ही और 10 या 20% आपकी जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी का कट गया है और वो एक सेविंग्स की तरफ चला गया है और बाकी आपके हाथ में पैसे आए हैं। इसका फायदा ये है कि क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, आप अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला सकते हैं क्योंकि आप शुरुआत से ही अपने खर्चे मैनेज करने लग गए। अब ये पॉइंट है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फैक्टर है, एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे मल्टीप्लाई करने के लिए। वो ये है कि जितना टाइम आपके हाथ में होता है उतना ही आप कम पैसे डाल के अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं, जहां हमने बहुत टाइम में डिस्कस किया और ये शायद आपके लिए एक एग्जाम्पल हो जिसे आप एक उदाहरण बना के अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं। आप अगर जब 1000 रुपया आप अगर हर महीने का निवेश करते हैं एक सही प्रोडक्ट में, जहां पे मान लीजिए लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो आपको 14% करीबन आपको रिटर्न मिल सकता है, तो मात्र 1000 रुपया आप अगर 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो टोटल आपने जो इन्वेस्ट किया है वो है 3,60,000 रुपए। आपको मालूम है कि ये अमाउंट आगे जाके कितना बन सकता है 30 साल बाद। 1000 रुपया अगर 14% से हमने निवेश किया है 30 साल के लिए, ये 30 साल बाद ये अमाउंट बन जाता है 54 लाख, 54 लाख रुपया बन जाता है ये। तो जब हम 1000 रुपया निवेश कर रहे हैं तो करते वक्त आपको इतना तकलीफ नहीं होगा क्योंकि बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर आप निवेश नहीं करते हैं तो इनवेरिएबली आप ये खर्चा करेंगे कहीं ना कहीं। तो अगर 1000 रुपया आप पहली सैलरी से भी निवेश करना चालू करते हैं 30 साल के लिए, ये 54 लाख रुपया बन के आपके हाथ में आता है। एक और इसका हम अगर एक्सटेंशन लेते हैं,
मान लीजिए आपने फर्स्ट सैलरी से शुरू नहीं की, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो नॉलेज है आपको 5 साल बाद आया, तो आपने फर्स्ट सैलरी से नहीं किया, लेकिन 5 साल अपने अपने लाइफ एंजॉय की है और फिर आपने 1000 रुपए निवेश करना शुरू किया, और वही चीज अभी 25 साल बच गए आपके लिए। ये अमाउंट आप अभी जहां पे 30 साल करने से आपको 54 लाख हाथ में आ रहा था, 54 लाख रुपए बन रहे थे, आप जब इसे कट डाउन करके 25 साल के लिए करते हैं, सिर्फ 5 साल कम किया है आपने, जो कॉर्पस अभी आपका इकट्ठा होगा ना वो है 26.5 लाख। तो ये अमाउंट हाफ हो जाता है सिर्फ 5 साल डिले करने की। तो अगर आपको वही 54 लाख वापस करना है तो आपको डबल इन्वेस्ट करना होगा। सो एडवांटेज ये है प्रदीप, जो हमने बात की कि जब आप शुरू करते हैं अपना प्रोफेशनल लाइफ, पहली सैलरी से आप अगर सेव करना शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप आगे जाते हुए अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। बिल्कुल, तो जैसे कि कहा जाता है अर्थो रक्षति रक्षिता, यानी जो पैसे बचाता है एक दिन पैसा उसको बचाता है जब जरूरत हो। तो आप पहले दिन से ही शुरुआत करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन SRGP प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इंदौर के छात्रों के साथ हमारी ये बातचीत जारी है। आप कहीं जाएगा नहीं, लौटेंगे तुरंत। स्वागत है आपका एक बार फिर पहला कदम में। आज हम इंदौर में हैं और यहां के छात्रों से बात कर रहे हैं। पैसे लगाए, आपने कहा 14% के रिटर्न पे, आपने सारे कैलकुलेशन किए हैं, तो इसका मतलब आप पैसे कहां लगा रहे हैं? 14% तो कहीं किसी स्कीम में मिलता नहीं है। एब्सोल्युटली, आपने एक बहुत अच्छी चीज छेड़ी है। हमने बात की पैसे निवेश करने की। अगर हम एज एन इंडियन सोसाइटी देखें, हम देखते हैं कि हम एक सेविंग्स इकोनॉमी है। इसका मतलब यह है कि जितना हम कमाते हैं एज ए नेचर हमारे डीएनए में है कि हम उसे बचाते हैं। अराउंड 20 to 30% हमारा सेविंग्स रेशियो है इंडिया में। लेकिन 20 to 30% सेविंग्स रेशियो होने के बावजूद अगर हम देखें तो जो 15, 20 साल, 25 साल काम कर चुके हैं, जब वो रिटायर होते हैं फिर भी उनके हाथ में पैसे नहीं होते, या सफिशिएंट पैसे नहीं होते जिनसे वो अपनी रिटायर्ड लाइफ जी सकें। तो ये मिसमैच क्यों है? एक जगह हम बात करें, हम 20 से 30% हमारा जो इनकम है वो सेव करते हैं, और दूसरी जगह हम ये बात कर रहे हैं कि इतना करने के बावजूद जब हम रिटायर होते हैं हमारे पास सफिशिएंट पैसे नहीं होते कि हम एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ जी सकें। इसका मुख्य कारण यह है, हम बचाते तो हैं लेकिन हम सही दिशा में उसे निवेश नहीं करते। अब सही दिशा में निवेश करने का टॉपिक क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? आप मान लीजिए आपने पैसे सेव किए हैं, अपने खर्चे काट के आपने पैसे जमा किए हैं। अब वो पैसे अगर आप 30 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, अपने को रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं, और आपने वो पैसे अगर एक फिक्स डिपॉजिट में लगा दिए या ऐसे कोई प्रोडक्ट में लगाए जिसमें आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। इन्फ्लेशन दर, जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का, वो करीबन 7.5% आसपास है। अगर आपने कोई स्कीम में निवेश किया है जिसमें आपको मिल रहा है 7.5% या 8%, और वो भी टैक्सेबल, जो भी इनकम आती है उस पर आपको इनकम टैक्स भरना है, तो जो इनकम टैक्स कटने के बाद जो आपके पैसे हाथ में आते हैं वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहे। तो जो खर्चे जिस दर से बढ़ रहे हैं, आपकी कमाई, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो उस दर से नहीं बढ़ता। तो अभी मुझे ध्यान आया, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन साहब जो हैं वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे, तो उनकी बहुत शिकायतें होती हैं। उन्होंने काफी कट किए हालांकि 5-6 बार, लेकिन उन्होंने हाल में एक भाषण दिया था कहीं, तो किसी इंस्टीट्यूट में ही थे, उन्होंने ये समझाया कि महंगाई कम करना क्यों जरूरी है, और वो ये कह रहे थे कि महंगाई कम होने से आपकी आमदनी अपने आप बढ़ जाती है। जो एग्जाम्पल था उनका, वो चूंकि साउथ इंडियन है और शायद साउथ में ही गए थे, तो उन्होंने डोसे का एग्जाम्पल दिया था कि आज जितने रुपए में आप एक डोसा खा रहे हैं, आप ये सोचिए कि 20 साल के बाद ये डोसा कितने का होगा। तो बेसिकली उसी जो एग्जाम्पल हर्ष बता रहे हैं कि आप आज जितना पैसा सेव करेंगे, अगर आज आप एक डोसा 50 रुपए का मिलता है और आप 30 साल सेव करने के बाद उस पर इंटरेस्ट आने के बाद इतना ही अमाउंट हो कि वो डोसा इतने का ही मिला, या समोसा या वॉटेवर, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, एक बाइक आप खरीद रहे हैं या एक घर खरीद रहे हैं, उसकी कीमत उतनी हो जाती है। तो आपने जो सेव किया उस पर आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आज मैंने एक डोसा नहीं खाया और पैसे बचाए, तो मैं ये सोचता हूं कि जब ये पैसे आएंगे तो एक की जगह 2 डोसा खाने लायक पैसे तो आने चाहिए ना। ये तो फिर क्या फायदा हुआ? 30 साल पहले खा लेते, 30 साल बाद खाने से अच्छा। तो ये उनका एग्जाम्पल था। एब्सोल्युटली। सो आपने एकदम सही पकड़ा कि अगर हम बात कर रहे हैं एक इंसान की जो अपने रिटायरमेंट की सेविंग्स करते हैं, और आज जो पैसा निवेश करते हैं अगर उतना भी नहीं बना पाते हैं कि सेम लाइफस्टाइल वो जी सकें, तो फिर उन्होंने कोई एडिशन अपनी वेल्थ को किया नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कम सेव करें और वो पैसे को डबल रेट पे ग्रो करें, तब जाके आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ के टाइम पे आप अपना मेन खर्चा जो है वो हाफ मनी से
सेटल कर सकते हैं। अब ये जरूरी है कि आप सिर्फ बचाना जरूरी नहीं है, ये टॉपिक हम इस लेवल पे ले आते हैं कि सिर्फ बचाना जरूरी नहीं है, लेकिन सही जगह पे निवेश करना भी जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सही जगह क्या है? अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, 30 साल की बात कर रहे हैं, 40 साल की बात कर रहे हैं, तब आपको ऐसे कोई प्रोडक्ट्स लेने होंगे जिसमें आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। और ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जहां पे आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिलता है? वो है कि आपको लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना होगा। भारत देश के एज ए कंट्री, इंडिया एज ए कंट्री ग्रो किया है। अगर हम देखें 90s में हमारे पास कलर टीवी भी नहीं थे, और आज हम बात कर रहे हैं जब यहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो देश ने जो प्रगति की है, क्या हमने उसी लेवल से प्रगति की है? हमारे खर्चे तो उस लेवल से बढ़ गए, लेकिन क्या हमने उस लेवल से हमारा वेल्थ ग्रो किया है? तो आप ये वेल्थ कैसे ग्रो करेंगे? जब आप इकोनॉमी में निवेश करेंगे, आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ती है, इसका अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। सो आपको जो इकोनॉमी ड्राइव करती है वो है कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बने, विच इज शेयर होल्डर्स। नहीं, ये अक्सर हम लोग कहते हैं, बातचीत जब होती है घर में, कि मान लीजिए कि मेरे पापा नौकरी में हैं और मेरे पड़ोस में अंकल हैं, वो बिजनेसमैन हैं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा ग्रो कर लेते हैं। जैसे उन्होंने भी वहीं से शुरू किया था, पर उन्होंने 5 साल में अच्छी गाड़ी खरीद ली, और हमने इतनी सेविंग की, फिर भी हम वो गाड़ी अभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो क्या बिजनेस में हमेशा अच्छी कमाई होती है? आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो उसके जो प्रोबेबिलिटीज हैं कि उसमें रिस्क भी होते हैं, आप कैसे वो बिजनेस सक्सेसफुल कर पाएं। लेकिन एक बात है कि इंडस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं। अगर हम देखें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी फंक्शनिंग हैं, जो एस्टैब्लिश्ड हैं, ऑयल रिफाइनरी कंपनीज हैं। आप ओएनजीसी की बात कर लीजिए, या कोई भी पब्लिक सेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बात कर लीजिए, एचडीएफसी बैंक हैं, ये सारे बिजनेसेस हैं। अब अगर मुझे ऐसे लगता है कि आगे जाते बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है, क्या मैं अपने आप एक बैंक शुरू कर सकता हूं? क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है और मुझे उसकी ग्रोथ का हिस्सेदार बनना है। तो आप क्या करते हैं? आप एचडीएफसी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी ऐसी जो एस्टैब्लिश्ड बैंक्स हैं, आप उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। जब आप उसके शेयर्स खरीदते हैं, जब वो बैंक ग्रो करेगा तो साथ साथ में आप भी ग्रो करेंगे, क्योंकि आप उस बैंक के एक प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, आप उसके एक पार्टनर हैं, समझ लीजिए। तो जब आप ग्रोथ देखेंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, तो इकोनॉमी की ग्रोथ कब होती है? जब उसके अंडरलाइंग सारी कंपनीज ग्रो करती हैं। आप उसी कंपनीज के अगर हिस्सेदार बनते हैं, तब आपकी वेल्थ भी ग्रो करती है इन अकॉर्डिंग्स टू द इकोनॉमी, जो मैं बात कर रहा था अभी। सो ये इंपॉर्टेंट है। जब आप बेशक अपने खुद के नौकरी कर सकते हैं, खुद के जो स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम घर चलाने की बात करते हैं, वो सोर्स ऑफ इनकम आप अपनी नौकरी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको कोई सक्सेसफुल बिजनेसेस का हिस्सा बनना होगा। एक जनरली अगर हम बात करें तो जब एक एम्प्लॉयड है तो उसकी ग्रोथ पाथ पता रहता है, एक फिक्स्ड हो जाता है, आउटर लिमिट फिक्स हो जाती है। आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी कितना भी अच्छा कर ले, आप अपनी लेवल पे ही ग्रो करेंगे। अब है कि क्या मैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकता हूं अपनी वेल्थ के लिए? और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी होगी जब आप ग्रोथ इंडस्ट्रीज के हिस्सा बनेंगे, और तब जाके आपकी लाइफ भी वैसे बनेगी जैसी आप चाहते हैं। आप देख लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट, आज उनकी वेल्थ देख लीजिए, जो हम अजीम प्रेम जी की बात करते हैं, मुकेश अंबानी की बात करते हैं, क्या आपको लगता है इन्होंने फिक्स डिपॉजिट्स में रख के इतने अमीर बने? इन्होंने अपने बिजनेसेस में निवेश किया, वो बिजनेस ग्रो किया तो इनकी वेल्थ बढ़ी है, इनका नेटवर्थ बढ़ा है। अगर आप एक रिलायंस जैसी कंपनी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस जैसी कंपनी नहीं बना सकते, कम से कम आप उस कंपनी का हिस्सा तो बन सकते हैं, क्योंकि ये लिस्टेड है। आप जाके उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, और तब जब वो कंपनी का ग्रोथ होगा, आपकी वेल्थ साथ में क्रिएट होगी। तो ये अच्छी बात है कि नौकरी आप अपनी करेंगे और आपके लिए बिजनेस कोई और करेगा। तो ये तो काफी अच्छा फॉर्मूला है आपका। पहला कदम में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे तुरंत। स्वागत है आपका एक बार फिर, और आइए लेते हैं कुछ और सवालों के जवाब। आपने एक बात कही कि सफिशिएंट पैसे नहीं होते, ये सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं होता। एब्सोल्युटली। अब ये क्वेश्चन वापस आ गया, हमने बात की सफिशिएंट कितना होता है, व्हाट इज सफिशिएंट। आप इसके लिए जब आप अपनी प्लानिंग करते हैं, ये जरूरी है कि आप एक गोल सेटिंग करें। आपने निवेश किया, अब निवेश करने का एक तरीका है कि जितना मेरे पास बचा, मैंने उसे एक साइड में एक अच्छी जगह पे लगा दिया।
अब ये ऑब्जेक्टिव है कि जब आपने इन्वेस्ट किया था उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो आप उसमें से निकाल भी लेंगे जब आपको कोई दूसरा खर्चा करना होगा। तो अब आप कैसे इस चीज को मैप करें कि ये जो मेरा निवेश है ये एक XYZ ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहा है। जब आप उसे एक गोल बनाते हैं, एक सेट कर लेते हैं कि जो आज मैं पैसे अलग रख रहा हूं, हमने बात की 1000 रुपए की, अगर ये 1000 रुपए आप एक ऑब्जेक्टिव बना लें कि मुझे 30 साल तक निकालना नहीं है, ठीक है, तब ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स की तरफ चला गया, क्योंकि आपका माइंड बहुत क्लियर था कि आप ये 1000 रुपए 30 साल के लिए कर रहे हैं। तब बीच में अगर आपको 5 साल बाद कोई खर्चे करने की जरूरत पड़े तो आप इसमें से निकालने में आपका खुद का मन नहीं कहेगा, तो आप अपने आप के लिए एक बैरियर बनाते हैं। अब ये हो गई जब आप निवेश कर रहे हैं। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी आप एक कैलकुलेट करिए कि अगर मुझे आज रिटायर होना था तो मुझे आज की लाइफस्टाइल के लिए कितने रुपए हर महीने के चाहिए। तो अब मान लीजिए, मानते हैं कि करीबन 25,000 रुपए मेरे पास होने चाहिए आज के खर्चे के हिसाब से, जब मैं 30 या 35 साल बाद रिटायर होऊंगा। तो आप फिर उसे एक इन्फ्लेशन के साथ ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर 25,000 रुपए आज की तारीख में अगर हम 7% से इन्फ्लेट करते हैं तो 30 साल बाद ये अमाउंट कितना होगा, आपको एक फिगर मिल जाएगा। उसमें कितना होगा आप मान लीजिए, ये चीज नहीं करके भी आपके पास ये करीबन 1 लाख रुपया महीने आपको मिनिमम, अगर हम देखें 25 साल बाद अगर हम 25,000 अगर इन्फ्लेट करते हैं, बाकी तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है, आप फाइनेंस के कोई स्टूडेंट होंगे तो उन्होंने शायद पढ़ा होगा, फाइनेंस की बुक्स में एक फॉर्मूला दिया होता है कि किस रेट से मल्टीप्लाई करने पर पैसे कितने साल में डबल होते हैं, या आप जुबानी कैलकुलेट कर सकते हैं। पढ़ा किसी ने? 72 पढ़ा नहीं किसी ने। रूल टेक्नोलॉजी IT बैकग्राउंड से। अच्छा, मुझे लगा कि फाइनेंस के भी स्टूडेंट्स हैं। सो नेवरदलेस पॉइंट ये है, जब हम बात करते हैं कितना सफिशिएंट है, 72 जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से आप 72/7 करेंगे। अगर 7% से हो रहा है तो, अगर रेट 7% का है तो 10 साल में डबल, यानी आज 25,000 में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो 10 साल के बाद 50,000, 20 साल के बाद 1 लाख और 30 साल के बाद 2 लाख। 2 लाख रुपए करीब। आज के 25,000 जब 30 साल के बाद 2 लाख रुपए से आप वही स्टैंडर्ड, वही लाइफ जी पाएंगे जो आज आप 25,000 रुपए से जी रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो अगर हम बात करें आप व्हाट इज सफिशिएंट, तो आपको सफिशिएंट ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि 25,000 रुपए की लाइफस्टाइल मुझे आज चाहिए, तो ये चीज 30 साल बाद 2 लाख रुपए हो जाएगी हर महीने की। तो ये हो गया कि आपका टारगेट बन गया, आपको हर महीने के 2 लाख रुपए चाहिए। अब आप एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, अगर मुझे 2 लाख रुपए चाहिए अगले 20 साल के लिए आफ्टर रिटायरमेंट, तो मैं 20 साल तक मुझे 2 लाख सस्टेन करने के लिए कैपिटल कितना होना चाहिए। तो ये बात होगी आपकी बेसिक पैरामीटर्स, जिसमें आप देखें सफिशिएंट कितना है। हालांकि अगर आप उससे ज्यादा सेव करके अचीव कर सकें, कॉर्पस बना सकें, तो कोई हार्म नहीं अगर आप 50,000 की लाइफस्टाइल भी जीते हैं। सो जब आप टारगेट करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, आपको एक सफिशिएंट अमाउंट क्या है उसका एक अंदाजा आने लग जाता है। ओके, तो आपको अपने टारगेट्स सेट करने होंगे, कितना खर्चा कब करने वाले हैं और उसके हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। जाहिर है आप लोगों के काफी सारे सवाल होंगे, वो हम लेंगे हर्ष के साथ, लेकिन इसके पहले चिराग आपसे जानना चाहेंगे कि हर्ष ने थोड़ी फिक्स्ड इनकम और इक्विटी की खासतौर पे काफी बात की है, लेकिन कमोडिटी क्योंकि पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, और हमने देखा कि जब गोल्ड में हाल के दिनों में तेजी आई, पिछले करीब 10-12 साल में काफी लोगों ने गोल्ड में ट्रेडिंग करनी शुरू की। चूंकि क्रूड ऑयल काफी अचानक से $150 तक पहुंच गया था, तो लोग क्रूड में भी ट्रेडिंग करने लगे, तो बहुत इंटरेस्ट आ गया। क्या एक आम आदमी भी इसका फायदा उठा सकता है, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है या ट्रेडिंग कर सकता है? जरूर, क्यों नहीं कर सकता। एक्चुअली जैसा अभी हर्ष बात कर रहे थे कि सबको सेविंग करना जरूरी है, सबको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, पर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबका रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबका अलग अलग होगा। कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम रिस्क ले सकता है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं, बीट इक्विटी, बीट कमोडिटी और म्यूचुअल फंड्स और वॉट एवर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास हैं, उन सबका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ऑलवेज डिफरेंट। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे, मार्केट में ऐसा बोला जाता है, और शुड एग्री विद दैट जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड पाने की आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट सबकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, किसी की बराबर नहीं होती है। सो हम अगर कमोडिटीज की बात करें, इंडिया में कमोडिटी मार्केट्स इज जस्ट अ 10-year ओल्ड मार्केट, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। रेगुलेटेड कमोडिटी मार्केट्स जो हैं, और उसमें अभी हम देख रहे हैं काफी लोग नए नए इन्वेस्टमेंट, द मार्केट अभी भी ग्रो कर रहा है और काफी सारे लोग इसमें नए जुड़ रहे हैं। जैसा कि
बताया कि गोल्ड और क्रूड ऑयल में अभी काफी मूवमेंट्स रहे हैं, पर दिस इज अ हाईली वॉलेटाइल मार्केट। पर गोल्ड एक ऐसी चीज है जिससे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हाउस होल्ड क्लोजली रिलेट करते हैं। गोल्ड सबके घरों में पाया जाता है। गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें लोग आराम से लोग उसको स्टोर करके रखते हैं, लोग अपने पास होल्ड करके रखते हैं, पर जब तक आप उसको होल्ड करके रखते हैं तब तक वो आपको पैसा बना के नहीं देता है। इसीलिए इवन आवर जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, दे ऑलवेज बीन टॉकिंग कि गोल्ड इन द हाउस होल्ड इज अ डेड एसेट। पर जब तक आप उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जब तक आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट टूल यूज नहीं करते हैं, तब तक वो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बना के देता। सो इन कमोडिटीज it's as of now it's a high risk product, but yes, if it is a high risk product then your rewards will be high. So आज आप अगर 25,000 की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बट आप आने वाले 30 सालों बाद उसको 1 लाख की जगह 5 लाख करना चाहते हैं, तो then you need to invest into high risk which will give you high reward, but with यहाँ proper पे knowledge. बैठे हुए किसी भी आदमी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि गोल्ड में कोई रिस्क भी है। मतलब मेरे दादाजी भी बहुत सारा पैसा गोल्ड में लगाते थे, दादी जी शायद ज्यादा लगाती होंगी और मम्मी ज्यादा लगाती होंगी और मेरी बीवी भी लगाएगी। तो ये तो हमारा जनरल एक्सपीरियंस है कि गोल्ड सब लोग घर में रखते हैं, उसमें रिस्क क्या होता है? तो रिस्क क्या होता है, जैसा कि एग्जाम्पल एक लिया था कि अगर आपने 1,000 रुपये आज रखा है, आप 1,000 रुपये में आज एक समोसा खा सकते हैं और अगर 10 साल बाद भी 1,000 रुपये में एक ही समोसा खा सकते हैं। तो गोल्ड अगर आपने रखा है, आप गोल्ड रखते हैं, जनरली हमारे यहाँ पे टेंडेंसी ये होती है इंडियन फैमिलीज के अंदर कि हमारे पास गोल्ड है, कभी भी कोई मुसीबत आती है तो हम उस गोल्ड को लिक्विडेट करके उससे हमारा जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। पर आज आपने गोल्ड जितने में खरीदा है, आज से 10 साल बाद अगर उससे कम रेट पे बेचना पड़े या जिस रेट में बेच रहे हैं उससे जितना आपको इनकम हो सकता था वो अगर बराबर नहीं है, तो गोल्ड ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर गोल्ड आप सिर्फ गहने के लिए यूज करने वाले हैं, जनरली लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे घर में लेडीज हैं वो कभी बेचने का तो सोचती नहीं है कि हम कभी बेचेंगे गोल्ड, ठीक है, पर देन दिस इज नॉट एन एसेट। फिर वो आपके लिए एसेट नहीं है, फिर वो आपके लिए एक जस्ट एज अ कॉस्मेटिक आइटम है जो आप जब चाहते हैं तब पहन सकते हैं। पर अगर उसको एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करना है, विच इज राइट नाउ पीपल आर यूजिंग, गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टूल, तो आप उसको चर्न करना पड़ेगा आपको, विच इज देयर अवेलेबल इन द कमोडिटी मार्केट्स। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन एसआरजीपी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इंदौर के छात्रों के साथ हमारी ये बातचीत जारी है। आप कहीं जाएगा नहीं, लौटेंगे तुरंत। स्वागत है आपका एक बार फिर पहला कदम में। आज हम इंदौर में हैं और यहां के छात्रों से बात कर रहे हैं। जैसे एक जमाने में ऐसा होता था कि सोने को ही लोग रुपया मानते थे, सोने के ही सिक्के होते थे, ऐसा सुना है, हम लोगों ने देखा तो नहीं है। हम लोगों के आते आते तो सब स्टील और लोहे, एक्चुअली सारे मेटल गायब हो गए थे, स्टील ही बचा था, अभी जैसे सिर्फ स्टील बचा है। तो गोल्ड आप जो करें कि निवेश करना चाहिए, गोल्ड से जैसे हर्ष बता रहे थे कि आप शेयर में निवेश करते हैं तो आप एक कंपनी के पार्टनर बनते हैं। आप मुकेश अंबानी या साइरस मिस्त्री के पार्टनर बन रहे हैं, उनके शेयर खरीद रहे हैं, उनकी कंपनी बढ़ेगी तो आपको रिटर्न मिलेगा। अब ये गोल्ड में रिटर्न क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? सी, गोल्ड में रिटर्न इसलिए मिलेगा बिकॉज आज से कुछ सालों पहले तक अभी नहीं है कि जितनी भी करेंसी एक कंट्री प्रिंट करती थी उसके इक्विवेलेंट गोल्ड उनको सेव करना पड़ता था, बट आफ्टर राइट नाउ दिस इज नॉट अवेलेबल। बट गोल्ड इज स्टिल एन एसेट क्लास, इट इज ट्रेडेड। इंडिया जितना गोल्ड इंपोर्ट करता है वो उसके बिल ऑफ अकाउंट, उसके अकाउंट्स में आता है, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी, यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू एन इंडियन इकोनॉमी विच इज अ बिगर portfolio, and that's why it's a high risky item. We are not saying that it's not a high risky, but then the reward would be that great कि आप उसमें कितना पैसा बना सकते हैं, then your returns would be too great. So that's why gold is also an investment class, because gold is being traded across the countries. It's just like it is traded across the country irrespective of the currency they are trading. So gold demand and supply is always there in across the country, so that's why it's an। तो आप गोल्ड लेके कहीं भी जाइए, आपको एक्सचेंज करवाने नहीं जाना पड़ेगा। रुपया लेकर के आप अमेरिका चले गए तो डॉलर में एक्सचेंज करवाना। एग्जैक्टली, गोल्ड हर जगह फंजिबल है, कहीं भी चलता है, एग्जैक्टली, कहते हैं ओरिजिनल मनी है। लेकिन कमोडिटीज में हम, ये तो आपने गोल्ड की बात की, तो गोल्ड, क्रूड वगैरह हैं जो ग्लोबली ट्रेडेड कमोडिटीज हैं। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे जो अनाज हैं, मसाले हैं,
उन सब की भी ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन, तो ये किस तरह होती है? बहुत सारे हम जितने भी लोग हैं, सब लोग, आप लोग जो भी इनकम करते हैं वो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर करते हैं। जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं वो एक्सपेंसेस करते हैं, ज़्यादातर उसका एक्सपेंस जाता है फूड आइटम्स के ऊपर। और फूड आइटम्स के प्राइजेस जब बढ़ते हैं या गिरते हैं तो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। जैसा कि आपने अभी 6 महीने पहले देखा होगा, दालों के भाव, आपका 40 रुपए की दाल 100 रुपए, 120, 200 रुपए किलो तक दाल के भाव हो गए। ये सब होता डिमांड सप्लाई की वजह से, पर उसका इम्पैक्ट जो है वो हर हाउस होल्ड के ऊपर आता है। अब इसमें दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, हाउ यू कैन डू इनकम सोर्स, कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो कमोडिटीज में, कमोडिटी मार्केट्स में बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी ट्रेडिंग होती है, जिसमें बेस्ड ऑन द डिमांड सप्लाई, बेस्ड ऑन, अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं है, तो देन यू गो एंड इन्वेस्ट इनटू दोज कमोडिटीज। एंड अकॉर्डिंगली जब जिसने भी, जो भी 50 रुपए का दाल 100 रुपए हुआ या 150 रुपए हुआ, एंड देन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोर्ट, एंड ऑल दोज थिंग्स डू प्ले देयर रोल इनटू इट, बट दिस इज ऑल्सो इन्वेस्ट। एंड आप उससे ज्यादा रिलेट इसलिए कर पाते हैं बिकॉज आप उसको डेली यूज कर रहे हैं। आप वीट डेली यूज कर रहे हैं, आप तेल डेली यूज कर रहे हैं, आप दालें डेली यूज कर रहे हैं, तो उनके प्राइस के उतार चढ़ाव आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। और इसलिए आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल अगर आपको करना है तो यू नीड टू इन्वेस्ट इनटू कमोडिटीज ऑल्सो, विच इज इन अ वे यू कैन डू दैट। लेकिन अभी हर्ष कह रहे थे कि 30 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आप 30 साल के लिए तो दाल जमा करके रखेंगे नहीं, तो आप ये करेंगे कैसे? तो उसके लिए देर आर कमोडिटी मार्केट्स, करंटली वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्यूचर्स। सो फ्यूचर्स इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट विच इज, जिसका जो प्राइस है वो उसके अंडरलाइंग से डिराइव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से चने का फ्यूचर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो चने का जो फ्यूचर का प्राइस है, फ्यूचर इज द प्राइस विच इज 6 months आफ्टर। सो आप 6 months आफ्टर चने का प्राइस या 5 months आफ्टर चने का प्राइस अगर आपको कोट करना है, इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दैट, देन देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड फ्यूचर्स अवेलेबल ऑन द कमोडिटी मार्केट्स, which will give you that if you based on the understanding, the main concern is that you need to understand the demand supply of any commodity that you are trading. Even in the equity markets, if you are investing into the equity in any company, then you need to understand its balance sheets, its फ्यूचर्स पहले थोड़ा सा समझा दें। आपने जो फ्यूचर्स बताया उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप पता नहीं किसको कितना समझ में आया, कोई बता सकता है फ्यूचर्स मतलब क्या समझा आप लोगों ने? कोई भी जो समझा वो बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे अब क्या बताना है। फ्यूचर मतलब भविष्य। तो हम बात कर रहे हैं भविष्य में कोई भी सौदे की, कोई भी ट्रेड करने की, तो कहीं ना कहीं उसका आधार हमें आज को लेना है। तो आज जो वैल्यू है उसको देखते हुए और फ्यूचर में जो उसकी वैल्यू हो सकती है, जिसे हम ग्राफिकली या ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू एक प्राइस डिसाइड कर लें कि आज मार्च चल रहा है, हम चाहते हैं कि उसका अप्रैल में, मतलब 1 महीने बाद या उसके अगले महीने, है ना, मई में उसकी क्या भाव रहेगा। तो आज की डिमांड और आज की सप्लाई से आज का भाव डिसाइड हुआ है, उसी को हम ग्राफिकली आगे बढ़ाए, उसी को आगे हम ट्रेंड बढ़ाए, तो आगे उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, उसे हम फ्यूचर वैल्यू कह सकते हैं। भविष्य का मूल्य बता सकते हैं कि भविष्य में उसका क्या मूल्य हो जाएगा उस वस्तु का। बिल्कुल। तो शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट में चूंकि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए लोग इतना करीब से ये बात कैलकुलेट शायद नहीं करते। सबसे ज्यादा अच्छी तरह से ये आपको फॉरेक्स मार्केट में नजर आएगा। अगर आप आज की डेट में डॉलर खरीदने जा रहे हैं और उसकी कीमत अगर 67 रुपए है, तो आपको मार्केट में वही डॉलर अगर आपको फॉरवर्ड में लेना है, यानी 6 महीने साल भर बाद लेना है, तो अगले साल के लिए उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए वो आपको 67 की जगह 70 या 71 का मिलेगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो भविष्य में उस तारीख को क्या भाव होगा उस पर डिपेंड करता है। मार्केट की उतार चढ़ाव तो है, किसी को लग सकता है कि 67 नहीं 63 हो जाएगा, तो वो जाके बेचेगा कि नहीं 63 होने वाला है तो मैं बेच दूं, आज अच्छे भाव मिल रहे हैं। इस तरह से फ्यूचर्स में ट्रेड होता है। लेकिन बिल्कुल सिंपल अगर बेसिक तौर पे समझने की कोशिश करें तो ये ऐसी बात है, जो हम दाल की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए कि 1 किलो दाल 200 रुपए की है
और मुझे लगता है कि दाल के दाम गिरने वाले हैं तो 200 रुपये अच्छा भाव है, इस पे बेचना चाहिए। और चिराग जी को लगता है कि नहीं, ये तो खरीदना चाहिए, आगे दाम बढ़ेंगे। और हम दोनों मिलकर के ये तय करें कि ठीक है, 200 के भाव में आज से 6 महीने बाद मैं आपको बेचूंगा और आप खरीद लेना। उस दिन अगर भाव 250 रुपये हो गया तो इनका फायदा, 150 रुपये हो गया तो मेरा फायदा। लेकिन हमने ट्रेड आज कर लिया, लेकिन ट्रेड तो कर लिया, अब गारंटी क्या है कि अगर 250 रुपये भाव हो गया तो मैं इनको 1 किलो दाल लाके दूंगा? मैं बोलूंगा नहीं, अब तो मैं 800 ग्राम ही दूंगा, जो भाव है उसके हिसाब से। तो इसके लिए हम एक्सचेंज के पास जाते हैं और मान लीजिए कि हर्षी एक्सचेंज है, तो ये कहते हैं ठीक है, अब आपने कह तो दिया कि आप बेचोगे, अब आप उसकी कुछ गारंटी तो दो, या तो 200 रुपये जमा करके जाओ आज के आज, ताकि उस दिन हम दाल खरीद के दे सके, और बढ़ गए तो 250 रुपये दे के जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स में एक्सचेंज पे क्या होता है कि हम हर महीने इसको मार्क टू मार्केट देखते हैं, बल्कि रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे मार्क टू मार्केट करते हैं। ऐसा होता है कि मान लीजिए 50 रुपए इन्होंने मेरे से ले लिए मार्जिन के तौर पे, तो अब इनको ये गारंटी है कि अगर 250 रुपए भी भाव हो गया तो 200 रुपए जो आज मैंने भाव बताया है उस पर फायदा तो 50 रुपए का ही है ना। तो अगर मैंने डिलीवरी नहीं दी, अगर मैंने दाल लाके नहीं दी, तो एक्सचेंज इनको खरीदार को 50 रुपए दे देगा कि लो तुम्हारा मुनाफा तुम्हारे हाथ में रहा, तुमको लॉस नहीं हुआ। और अगर ये दाम बढ़ने लगे तो ये मुझे फिर बुलाएंगे, और अगर 225 हो गए तो ये कहेंगे देखो अब 6 महीने बाद हो सकता है कि 250 हो जाए, तो तुम 25 रुपए और देके जाओ। इसको हम कहते हैं मार्जिन। तो आप एक्सचेंज में जाके मार्जिन आपको भरनी पड़ती है अगर आप फ्यूचर्स में लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड करते हैं, इनको भी और मुझे भी, क्योंकि अगर दाम गिरे तो फिर मुझे फायदा हो रहा है, तो वो पैसे मिलने चाहिए। इसलिए बायर और सेलर दोनों जाकर एक्सचेंज में मार्जिन भरते हैं और 6 महीने बाद ये सौदा सेटल होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसके बाद ये जाकर किसी और से सौदा कर सकते हैं कि नहीं 6 महीने की जगह मैंने और आगे बढ़ा दिया 6 महीने का यही सौदा, तो इसको हम कहते हैं रोल ओवर। इस तरह से आपकी पोजीशन खड़ी रहती है एक्सचेंज में और आप फ्यूचर्स के ट्रेड सुनते हैं। तो बेसिकली ये हम हिंदी में कहते हैं वायदा। तो मैंने इनसे वायदा किया है कि मैं आपको दूंगा और उसकी गारंटी मैं एक्सचेंज को देता हूं मार्जिन के तौर पे। और कई सारे सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर पहला कदम में। आज हम इंदौर में हैं और यहां के छात्रों से बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कोई भी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम इक्विटीज की बात कर रहे हैं कि आप शेयर होल्डर बनते हैं दूसरी कंपनी के, आप कमोडिटीज खरीदते हैं, तो अब यह है कि आपको जब शेयर्स खरीदने हैं या कोई कमोडिटीज खरीदनी है, क्या आप सड़क पे जाके चिल्लाएंगे किसको बेचना है? वैसे तो आप करेंगे नहीं। हर चीज का एक मार्केट होता है, राइट? आपको अगर कपड़े खरीदने होते हैं तो आप कपड़े मार्केट में जाते हैं या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं जहां सेलर और बायर अपने एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसी प्रकार जब आपको कोई शेयर्स खरीदने हैं कोई कंपनी के, तो आप कहां ढूंढेंगे कि किसके पास है जो आपको बेचेगा? वैसे ही आपको कमोडिटीज खरीदनी है नहीं, कंपनीज आपको डायरेक्टली कोई भी शेयर डायरेक्टली बेचती नहीं है। जो ऑलरेडी लिस्टेड है वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे आके उनका लिस्टिंग होता है। सो स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या है? एक व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज? हमने शेयर बाजार सुना है, हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुना है, हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना है। तो ये एक्सचेंजेस की जरूरत क्यों है और इसका रोल क्या है? जैसे हमने अभी बात की, अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, वैसे ही किसी को बेचना है। आप देश के कोई भी कोने में बैठे हो या दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो और आपको चाहिए कि कोई आपका स्टॉक खरीदे या आपको खरीदना है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे आएंगे। वहां पे ऑलरेडी एक सेलर बैठा है और आप एज ए बायर जाते हैं और ये जो ट्रांजैक्शन है वो स्टॉक एक्सचेंज अपने प्लेटफॉर्म पे मैच करता है, अब बायर और सेलर को मिलाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक रोल है इकोनॉमी में, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रोल है। अब एक और चीज आती है कि जब आपने बेचने के लिए कहा तो आपने पहले अपने शेयर्स दिए लेकिन पैसे आपके पास आए नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि अगर मैंने शेयर दे दिया और पैसे मेरे पास नहीं आए तो? और वैसे ही जो खरीद रहा है वो बोलता है कि मैं उसे पैसे पहले देने पड़ते हैं फिर शेयर्स बाद में आते हैं। तो ये चीज की गारंटी कौन लेता है ट्रांजैक्शन की कि मैंने पैसे तो दे दिए लेकिन शेयर्स नहीं आए तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज का रोल है। ये ट्रांजैक्शन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज गारंटी करता है और स्टॉक एक्सचेंज बायर से पैसे कलेक्ट करता है और सेलर से शेयर्स लेता है और दोनों आने के बाद वो स्वैप करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इकोनॉमी में। उसी प्रकार कमोडिटीज में एनसीडीएक्स का एक रोल है जो एक नेशन बिल्डिंग या एक मार्केट डेवलपमेंट के लिए एक्सचेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली जो मैं बीच में बोला था कि कंपनी के पास क्यों नहीं चले जाएंगे,
क्योंकि कंपनी कभी कभी शेयर इशू करती है और उसको क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? कंपनी जो शेयर इशू करती है उसको आईपीओ बोलते हैं, जो फर्स्ट में। बिल्कुल, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? The IPO means initial public offer. बिल्कुल, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी पहली बार जब पब्लिक के हाथ में वो शेयर दिए जाते हैं, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो आईपीओ के जरिए कंपनी पैसे उठाती है। उसके बाद वो शेयर बाजार में आ जाते हैं। फिर कंपनी ना तो आपसे शेयर लेने वाली है ना बेचने वाली है। कभी कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आते हैं और वो और शेयर बेचते हैं। तो या तो आप खड़े रहिए, इंतजार कीजिए कि जिस दिन एफपीओ आएगा उस दिन हम शेयर लेंगे। हो सकता है कई ऐसी कंपनियां हैं जो कभी एफपीओ करें ही नहीं। काफी सारी जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनके पास अपनी खुद की इतनी आमदनी हो जाती है, इतना मुनाफा हो जाता है, और अगर कभी थोड़ा बहुत चाहिए तो कुछ बड़े इन्वेस्टर से वो पैसा ले लेते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं या आजकल QIP के कहा जाता है उसको। तो ये आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। तो मौका कैसे मिले, इसके लिए सेकेंडरी मार्केट होता है, जहां पे पहली बार जिन लोगों ने कंपनी से शेयर लिए हैं वो अपने शेयर अगर बेचना चाहें तो वो बेच सकें और नए लोग उसको ले सकें। तो वो शेयर बाजार है पूरा का पूरा, और जहां पर आप ये पूरा ट्रेड होते हुए देखते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट कह सकते हैं, जहां पर हम निवेश की दरअसल बात कर रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन SRGP प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इंदौर के छात्रों के साथ हमारी ये बातचीत जारी है। आप कहीं जाएगा नहीं, लौटेंगे तुरंत। स्वागत है आपका एक बार फिर पहला कदम में। आज हम इंदौर में हैं और यहां के छात्रों से बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब सवाल जवाब शुरू किया जाए। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, और खास तौर पे ये हमेशा हम कहते हैं कि कुछ स्टूपिड क्वेश्चन पूछने चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिसमें आपको लगे कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, पर अगर आपको पता नहीं है एग्जैक्टली तो जरूर पूछिए। उससे आप खुद एक दिन मास्टर बनेंगे और उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से समझेंगे और दूसरों को समझा पाएंगे। सर, आपने अभी बताया QIPB, तो इसका किस तरीके से ये मतलब ये कर दिया, और IPO और QIPB में क्या अंतर है? तो मुझे तो लगा कि हम प्राइमरी से शुरू करेंगे, आपने मुझे डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट वाला सवाल पूछ लिया। एग्जैक्टली। ओके, वेल, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। आईपीओ जो होता है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो बेसिकली जब कंपनी पहली बार पब्लिक के पास आती है पैसे लेने के लिए, तब उसे कहते हैं आईपीओ। तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन पूरा जब इशू बंद होता है तो फिर शेयर्स अलॉट किए जाते हैं जो एप्लीकेंट हैं। ये जो एप्लीकेंट होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती है, डोमेस्टिक हो सकती हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आप और हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, पूरा पैसा कलेक्ट करने का पहले एप्लीकेशन आती है, फिर उसे अलॉट किया जाता है बेस्ड ऑन कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो ये हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब मान लीजिए कंपनी को और कोई पैसे आगे जाते हुए रेज करने हैं, लेकिन इतना नहीं है कि उन्हें एक पूरा प्रोसेस नहीं करना है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर उन्हें वो पूरा प्रोसेस नहीं करना है, लेकिन उन्हें एक डिमांड है, कोई इंस्टीट्यूशंस के पास डिमांड है जो उनके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो एक प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पे एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फॉलोइंग पब्लिक ऑफर नहीं आता है। ये प्राइवेटली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस को जाके, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को जाके अपने शेयर्स प्लेस कर देते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। और आ गया है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की जब बात करें। फॉलोइंग पब्लिक ऑफर जब आता है, FPO जब आता है, तब वो एक पूरा प्रोसेस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरह लिया जाता है, और शायद जरूरी नहीं है आपसे एप्लीकेशन लिया जाए, वो एक्सचेंज पे ही वो चीज को रेज कर सकते हैं पैसे। वो स्टॉक एक्सचेंज पे ही, अगर आपको कल जाके आपको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में पार्टिसिपेट करना है तो जरूरी नहीं आपको फॉर्म भर के देने हैं, आप अपने ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज पे ही कंपनी ज्यादा पैसा और एडिशनल रेज कर लेती है। सो जहां तक हमारी मतलब है या हमारा रेफरेंस है, इनिशियल पब्लिक ऑफर और या तो कोई म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप शेयर्स खरीदते हैं या सेकेंडरी मार्केट से जब खरीदते हैं, तो ये एक तरीका है जिससे आप निवेश कर सकते हैं। QIP थोड़ा आगे जाते हुए लेवल पे है। आपने क्या नाम बताया? सर, निकेतन मिश्रा। तो निकेतन जी चूंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं है तो वो किसी QIP में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि एलिजिबल नहीं है। कंपनीज जो ऑफर रेज करना चाहती, पैसे रेज करना चाहती है, वो कंपनीज ऑब्वियसली अप्रोच करेंगी ही नहीं।
लेकिन अगर इन्होंने किसी इंश्योरेंस कंपनी में या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हुए हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड तो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, दैट इज वाई तभी मैंने कहा था कि आपके पास जो जरिया है इन्वेस्ट करने का वो एक है जब आईपीओ आता है या आप जब वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं तब आप खरीद सकते हैं, या एक इनडायरेक्ट मैनर है जैसे हमने कहा क्यूआईपी हो गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। अगर आप वो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन जाए, लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर रखा है, वो म्यूचुअल फंड अगर अप्लाई करते हैं तो इनडायरेक्टली आपने अप्लाई किया है, लेकिन डायरेक्टली जाके आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू जाके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अगला सवाल सर, ये जो पहला कदम हमने आपके साथ लिया, इसमें हमें दो चीजें समझ में आई कि हम इन्वेस्टमेंट या तो शेयर्स में कर सकते हैं या कमोडिटी में कर सकते हैं, बट क्योंकि ये हमारा पहला कदम है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि हम इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करें या कमोडिटीज में करें। और क्योंकि चिराग सर ने बोला था कि कुछ शेयर्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो कुछ हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले होते हैं और कुछ लो रिस्क और लो रिटर्न वाले होते हैं, तो हमें किस हिसाब से हमारे जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उन्हें किस हिसाब से हमें बायफर्केट करना चाहिए और किसमें कितना लगाना चाहिए। तो पहले वाले सवाल का जवाब ऐसे ले कि दोनों में कुश्ती करवा दें, जो जीते तो आप तय कर लेना। कैसे तय करेंगे बताइए। देखिए, जैसा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हर्ष जी ने बताई थी कि आपको पहले गोल डिफाइन करना पड़ेगा, आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, उसके बाद आप उसका वे डिफाइन करते हो कि मुझे वो चाहिए कैसे। ठीक है, तो आप पहले ये डिफाइन कीजिए कि आपको आज 25,000 चाहिए या 20,000 चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और कितना इनकम सोर्स आप आगे के लिए चाहते हैं। जब आप वो डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद अब आप, जैसा कि पता है कि 7% अभी आपका नॉर्मल इन्फ्लेशन है, तो उसके हिसाब से आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि अब मेरे को आगे 1 लाख नहीं, मुझे तो 5 लाख चाहिए, तो 5 लाख चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मुझे चूज करना है। थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। हर्ष और चिराग, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी दीजिए इजाजत। फिर हमारे दर्शकों से मुलाकात होती रहेगी किसी और शहर में एक नए पड़ाव पे। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.